हर साल जब देश का बजट पेश होता है तो आपके कान में क्या सुर्खियां सुनाई पड़ती है। यही कि इस बार बजट इतने प्रतिशत बढ़ गया, इतना बड़ा हो गया। ऐसा ही कुछ राज्यों के मामले में होता है। जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बताते हैं कि उनके शासनकाल में राज्य का बजट 9 लाख करोड़ के ऊपर पहुंच गया। लेकिन आपने क्या ये सुना है कि कोई राज्य अपना बजट घटा रहा हो, और 1-2 करोड़ नहीं बल्कि 3,500 करोड़ रुपए। ऐसा ही कुछ हुआ है पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में। राज्य की सत्ता में साल 2022 से काबिज कांग्रेस ने यह शर्मनाक तमगा भी हिमाचल के नाम करवा दिया है। और आपके मन में यह भी आया होगा कि कोई भी अपना बजट यानी खर्चे तब ही कम करता है जब उसके हालात तंगी के हो। और अगर आपके मन में ये आया है तो आप बिल्कुल सही हैं। हिमाचल प्रदेश इस समय एकदम तंगी के हालात से गुजर रहा है और यही वो कारण है कि यहाँ का बजट कम कर दिया गया है। लेकिन इतना सुंदर प्रदेश, इतने मेहनती लोगों का प्रदेश और टूरिज्म इंडस्ट्री सभी चीजों का अच्छा खासा कोटा पाने वाला यह प्रदेश इस संकट में पहुंचा कैसे? आखिर जब पूरे देश में लोग अपनी सैलरी बढ़ने की जुगत में अप्रैल महीने का इंतजार कर रहे हैं, तो क्यों हिमाचल के कर्मचारी अपने सैलरी कम होने का दंश झेल रहे हैं? कौन हैं वो लोग जिन्होंने हिमाचल प्रदेश को आज इस हालात में लाकर खड़ा कर दिया है? ये सब जानने से पहले जानिए कि स्थिति कितनी विकट है। तो आप कुछ नंबर्स को याद रखिए। हिमाचल पर आज की तारीख में लगभग 1.3 लाख करोड़ का कर्ज है। हिमाचल प्रदेश का यह कर्ज उसकी जीएसडीपी यानी उसकी पूरी अर्थव्यवस्था का लगभग 45% है। साल 2025-26 में हिमाचल ने लगभग 5,600 करोड़ रुपए सिर्फ पुराने कर्ज का ब्याज चुकाने में दिए। मोटे तौर पर हिमाचल अगर आज 10 रुपए खर्च करता है तो उसमें से 1 रुपए तो पुराने कर्ज की सर्विसिंग यानी उसके ब्याज चुकाने में ही चला जाता है। कैग की एक रिपोर्ट कहती है कि जितना कर्ज हिमाचल प्रदेश ने साल 2019 से साल 2023 के बीच में लिया था, उसका 45 से 70% तक इस्तेमाल कोई नया पुल या स्कूल बनाने में नहीं बल्कि पुराने कर्ज को चुकाने में किया। मतलब कर्ज चुकाने के लिए भी कर्ज लिया जा रहा है। और इससे भी बड़ी बात, हिमाचल अपने बजट के मामले में भी आत्मनिर्भर नहीं है। पिछले साल यानी साल 2025-26 के लिए सुक्खू ने लगभग 58,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। इसमें से लगभग 42,000 करोड़ उसे अलग अलग तरह की कमाई से मिलने थे और बाकी लगभग 14,000 करोड़ वो उधार लेता। और जो 42,000 करोड़ उसे मिलने थे, इसमें जीएसटी में उसका हिस्सा, दूसरे टैक्सेस से मिलने वाला उसका हिस्सा और सेंटर से मिलने वाले ग्रांट वगैरह भी शामिल थे। और इसमें उसके खुद के रिसोर्स से होने वाली कमाई भी शामिल थी। पीआरएस इंडिया का हिमाचल प्रदेश का बजट एनालिस्ट कहता है कि वो 42,000 करोड़ रुपए में केवल 20,000 करोड़ रुपए ही हिमाचल अपने रिसोर्स से कमाता है, यानी वही पानी, जमीन का टैक्स और स्टाम्प वगैरह की ड्यूटी। तो अब आपको कुछ पिक्चर समझ में आ गई होगी कि मामला आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाला है। एक तो खुद की कमाई सीमित है और कर्ज हर साल बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन अब भी आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि स्थिति तो कमोवेश हर साल ऐसी ही रहती होगी, लेकिन आखिर इस साल ऐसा पहाड़ क्यों फट रहा है? दरअसल आप इसके पीछे 3 शब्द समझिए। वो शब्द हैं रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट यानी आरडीजी। अभी हिमाचल में जो संकट आया है उसके पीछे है रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का बंद होना। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बेसिकली एक तरह का फंड होता है जो केंद्र सरकार उन राज्यों को देती है जो अपने आप ज्यादा रेवेन्यू नहीं जनरेट कर सकते। लेकिन इन राज्यों में विकास के काम ना रुके और सरकार बिना किसी चिंता के फंक्शनिंग करती रहे, इसके लिए उन्हें यह पैसा दिया जाता है।
बेसिकली ऐसे समझिए कि इन राज्यों को जो पैसे की कमी होती थी वो केंद्र सरकार वित्त आयोग के फॉर्मूला के अनुसार दिया करती थी और ये इनके बजट का एक बड़ा हिस्सा बनाता था। हिमाचल का ही मामला लिया जाए तो पिछले 5 वर्षों में उन्हें आरडीजी के तहत 40,000 करोड़ रुपए मिले हैं। बेसिकली ऐसे समझिए कि हिमाचल के टोटल खर्चे का ये लगभग 20 से 25% तक कंट्रीब्यूट करते थे। आरडीजी के लिए संविधान के आर्टिकल 275 में प्रावधान भी है और ये व्यवस्था कई दशकों से चली आ रही थी। लेकिन 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद वित्त वर्ष 26-27 से इस पर ब्रेक लगा दिया जाएगा, यानी केंद्र सरकार आरडीजी के तहत कोई भी पैसा हिमाचल को नहीं देगी। अब आपके मन में तुरंत विचार आया होगा कि आखिर हिमाचल के साथ ये नाइंसाफी क्यों, आखिर क्यों उसका पैसा रोक दिया गया? तो इसका जवाब सुनिए। असल में यह पैसा केंद्र सरकार ने वित्त आयोग की सिफारिश पर ही रोका और वित्त आयोग ने सिफारिश भी बिना किसी आधार के नहीं की है, बल्कि उसने इसके पीछे सॉलिड रीजन भी दिए हैं। वित्त आयोग ने कहा कि यह पैसा वैसे तो राज्यों को अपना खर्च पूरा करने के लिए दिया जाता था, लेकिन समय के साथ वो इसके आदी हो गए। यानी समस्या के समय कोई पिता अपने बेटे की आर्थिक सहायता करे और फिर बेटा इस बात को नॉर्मल मान ले कि मैं कैसे भी खर्च करूं और पिताजी तो मुझे बैंक रोल कर ही देंगे। वित्त आयोग को पता चला कि समस्या के समय स्टेट्स को जब पैसा मिल गया तो उनके खर्चे की दिक्कत तो खत्म हो गई, लेकिन तब सुधार नहीं हुए। मतलब जो चीज आपातकाल और अस्थायी परिस्थितियों के लिए थी उसे परमानेंट मान लिया गया। वित्त आयोग को एक और बड़ी समस्या दिखाई पड़ी। समस्या ये थी कि राज्य इस पैसे को तो ले रहे थे, लेकिन वो अपना टैक्स रेवेन्यू नहीं बढ़ा रहे थे। मतलब वो टैक्स वसूलने में बेहद पीछे थे और अपना मैनेजमेंट ठीक नहीं कर रहे थे। बेसिकली हिमाचल जैसे राज्यों ने आपदा में अवसर खोज लिया था और अब उसे नॉर्मलाइज कर लिया था। इसके अलावा एक और समस्या थी। समस्या ये थी कि राज्य भले ही अपना पैसा नहीं कमा पा रहे हों, लेकिन खर्च में कोई कमी नहीं थी और खर्च भी ऐसा नहीं था जो जरूरी हो। काफी पैसे फ्रीबीज के लिए दिया जा रहा था। जैसे हिमाचल का ही एग्जांपल ले लीजिए। कांग्रेस सरकार आज भले ही इस बात पर शोर मचा रही है कि केंद्र सरकार ने उसका पैसा कम कर दिया, लेकिन जब वो सत्ता में आई थी तो चांद तारे तोड़ लाने वाले वादे किए थे। उसने हर महिला को 1,500 रुपए महीने देने का वादा किया था। उसने 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया था। उसने पुरानी पेंशन स्कीम वापस लागू करने का वादा किया था। मतलब जितने भी पॉपुलिस्ट टाइप के मेजर्स हो सकते थे उसने ले लिए थे, और ये सब उसने तब किया जब उसे पता था कि राज्य की आर्थिक स्थिति कमजोर है और वो ऐसे वादे नहीं झेल सकता। लेकिन तब भी हिमाचल प्रदेश में सत्ता में आने के बाद कांग्रेस ने फ्री वीज वाला रूट अपना ही लिया और राज्य की हालत बिगड़ती चली गई। अब आपको समझ में आया होगा कि वित्त आयोग ने आरडीजी बंद करने की सलाह क्यों दी। और ऐसा नहीं है कि उसने कोई तुगलकी फरमान सुना दिया और पैसे पर फुल स्टॉप लग गया। इससे पहले राज्यों को पैसा ज्यादा मिले इसकी व्यवस्था की जा चुकी है। साल 2010 से 15 के दौर में जिस 13वें वित्त आयोग की रिकमेंडेशन पर पैसा बांटा जा रहा था, उसके तहत सेंट्रल पूल यानी केंद्र के पैसे में राज्यों का हिस्सा 32% था। इसे 14वें, 15वें और फिर 16वें वित्त आयोग ने इसे बढ़ाकर 42% कर दिया। यानी राज्यों को कितना पैसा मिलेगा इसमें बढ़त हो गई। नंबर्स, टेक्निकल डिटेल्स, वित्त आयोग और बाकी सारी बातों के बीच अब सवाल उठता है कि सब कुछ हो गया, अब आगे क्या होगा? कैसे प्रदेश चलेगा? क्या वादों की झड़ी की कीमत अब हिमाचल के लोग चुकाएंगे?
तो संकट आने के बाद सुक्खू ने मजबूरी में कुछ कदम उठाए, लेकिन ये पीआर एक्सरसाइज से ज्यादा कुछ नहीं है। सीएम सुक्खू ने अपना वेतन 50% घटा लिया, मंत्रियों का 30% वेतन घटाया गया है, बड़े अधिकारियों को भी सैलरी में कट दिया गया है और विधायकों की भी सैलरी घटाई गई है। लेकिन इससे क्या होता है? संभव है कि कुछ 10-20 करोड़ रुपए सरकार के खाते में बच जाएं और शायद कुछ अखबार हेडलाइंस भी समर्थन में लिख दें। लेकिन आपको सिक्के का दूसरा पहलू जानना होगा। आज त्याग की प्रतिमूर्ति बनी सुक्खू सरकार कैसे बीते 4 साल में जनता का अलग रास्ते से खून चूस रही है। सबसे ताजा खबर यह है कि एक कानून के बहाने सुक्खू सरकार ने राज्य में पेट्रोल डीजल के दाम 5 रुपए बढ़ा दिए हैं। इससे पहले शराब की बोतलों पर, सीमेंट की बोरियों पर और यहां तक पानी तक के बहाने लोगों से वसूली की गई है। गांव-गांव तक में हर घर से 100 रुपए पानी के वसूले जाने का जुगाड़ इस सुक्खू सरकार ने बनाया था। बाहर से आने वाली गाड़ियों पर चार्ज बढ़ाना हो या अस्पताल की पर्चियों से पैसा कमाना, सारे हथकंडे सुक्खू सरकार ने अपनाए हैं। लेकिन इससे सरकारी खजाने की स्थिति नहीं बदलती। वो तब तक नहीं बदलेगी जब तक कांग्रेस जैसी पार्टियां फ्रीबीज बांटकर चुनाव जीतने की जुगत लगाते रहेगी। ये तब तक नहीं होगा जब तक कांग्रेस के मुख्यमंत्री 200 रुपए किलोग्राम वाली दाल 20 रुपए में बिकवाते रहेंगे। ये तब तक नहीं होगा जब तक साड़ी बांटने वाले नेता इस देश में रहेंगे। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा 1971 में मिला था। तब से अब तक 55 साल बीत चुके हैं। इसमें 2/3 यानी 37 साल कांग्रेस सत्ता में रही। हिमाचल प्रदेश ने वीरभद्र सिंह जैसे कांग्रेस को दिए हैं, लेकिन इन 55 वर्षों में कभी हिमाचल सेल्फ सस्टेनेबल नहीं हो पाया। इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि कांग्रेस का इस पर फोकस नहीं रहा। केंद्र से मिलने वाले ग्रांट से सारे राज्य चलता रहे और कांग्रेस चुनाव दर चुनाव जीतती रहे। राजा हो या मंत्री वीआईपी बने रहें और हिमाचल आर्थिक बदहाली के गर्त में जाता रहे। शिमला के रिच और बहुशर के आगे ना देख पाने वाला राज परिवार और दिल्ली का राज परिवार आज दोनों इस प्रदेश की बुरी हालात के लिए जिम्मेदार है। हिमाचल प्रदेश पुराना राज्य है और इसके मुकाबले उत्तराखंड सिर्फ 2.5 दशक पहले बना है। लेकिन ईएसी पीएम की एक रिपोर्ट कहती है कि आज उत्तराखंड जीएसडीपी के मामले में हिमाचल से आगे है। उसने 2.5 दशक में ही हिमाचल को ओवरटेक कर लिया है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि उत्तराखंड फैक्ट्रीज और उसमें एम्प्लॉयड लोगों के मामले में भी आगे है। उस पर कर्ज हिमाचल के मुकाबले कहीं कम है और वो आज सेंटर से किसी विशेष फंड के लिए नहीं लड़ रहा, ना उसे आज बजट काटना पड़ रहा है और ना विकास पर ब्रेक लगाना पड़ रहा है। देखते रहिए ऑप इंडिया।